बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप मेरी वीडियोज़ को लगातार देख रहे हो। नमस्कार, मेरा नाम जनार्दन दीक्षित है। आज हम लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। इसके पहले के जो लेक्चर्स थे वो आपने देख लिए होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पे ऊपर आई बटन में उनके लिंक्स दे रहा हूँ और एंड होने पे इस लेक्चर के भी उनके लिंक्स आ जाएँगे। इस डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिंक होंगे पुराने लेक्चर्स के। तो प्लीज़ उनको एक-एक करके देखिए जाके। हम काफ़ी मेहनत करके आपके लिए लेक्चर्स बना रहे हैं, तो आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप भी लेक्चर देखें। मुझको पता है कि शायद ये लेक्चर्स अभी ना देखे जाएँ, लेकिन ये भी मुझको पता है कि आज नहीं तो कल ये देखे ही जाएँगे और अगर मैंने पूरा यहाँ पे कंप्लीट किया और आपने साथ दिया, तो मज़ा आ जाएगी। तो डीपीपी हम लगातार दे रहे हैं, कई मेरे बच्चे डीपीपी हमको करके दे रहे हैं। तो अगर आपको डीपीपी चाहिए, तो आप हमें एक व्हाट्सएप नंबर पे एक बार मैसेज कर देंगे, तो मैं आपको डीपीपी देने लगूँगा। हर लेक्चर का हर एक डी अपना अलग डीपीपी होगा। उस डीपीपी में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे नीट के, जेईई मेंस के और जेईई एडवांस के जिसका हम क्वेश्चन डिस्कशन भी करेंगे। अभी मैं बच्चों को जो डीपीपी दे रहा हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन जो हो जाएँगे, ठीक है। अगर मान लीजिए चैप्टर खत्म हो गया सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और मैंने आपको 10 डीपीपी दिए और 10 डीपीपी में आप समझ रहे हो कि सर ऐसे 10 से 15 क्वेश्चन हैं जो मुझको आपसे सॉल्यूशन करवाने हैं, मतलब कि सब क्वेश्चन डिस्कस करवाना है। तो आप उनमें जब ये चैप्टर खत्म होगा तो मैं आपसे ग्रुप में माँगूँगा कि भैया बताओ कि कितने-कितने आपका क्वेश्चन्स हैं डीपीपी में जो आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो उसकी बनाऊँ। तो आप मुझको वो बताओगे तो मैं 15 से 20-25 क्वेश्चन जितने भी होंगे, हम उसकी वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है? जैसा कि आप लोग जानते हो कि बेटा आप लोग का फ़ोकस टाइम बड़ा ही कम है आजकल। एक छोटी-सी रील काट के डाल देता हूँ अपनी वीडियो की तो बहुत चल रही है, 800-900 व्यूज़ आ जाते हैं, है ना? और नॉर्मल वीडियो में 200, 250, 150 ऐसे व्यूज़ होते हैं। तो वो हमको पहले से पता था, मुझको तो जानता था कि पढ़ने वाला ज़्यादा बच्चे तो होते ही नहीं, केवल दिखावा करने के लिए तो बहुत हैं। नहीं दिखावा करने की सच में भाई सच बात है यार, है ना? इसमें तो आप भी एग्री करोगे कि दुनिया ही पढ़ रही है। किसी से भी पूछो तो हर कोई पढ़ ही रहा है। हर कोई किताब और बैग लेके घूम रहा है। लेकिन सच में कहाँ पढ़ रहा है कुछ पता नहीं, है ना? तो वीडियोज़ आती रहेंगी, लेक्चर्स आते रहेंगे और ये चीज़ जो मैंने कही थी वो साबित होती रहेगी कि शुरुआत करना तो आसान था, चलते रहना मुश्किल था और ख़त्म तो कोई कर ही नहीं पाता है। तभी तो 99% एवरेज ज़िंदगी जी के यहाँ पे लोग चले जाते हैं, उनको कोई नहीं जानता है। तो मैं वो एवरेज ज़िंदगी नहीं जीना चाहता और ना आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा जो मुझको आता है मैं यहाँ पे उसको ख़त्म करके दिखाऊँ। धीरे से मेरे इस वी चैनल पे कुछ और वीडियोज़ भी आएँगी कि कैसे आप अपने टाइम मैनेज कर सकते हो, कैसे आप चीज़ों को याद ज़्यादा रख सकते हो, बहुत सारी ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, जो मैंने अपनाई थी अपने ऊपर और कैसे आप जो आगे आने वाले एग्ज़ाम है जेईई मेंस के, नीट के, उनको अपने अपने तरीके से कैसे तैयार कर सकते हो, कैसे हम उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। तो इसकी छोटी-छोटी वीडियोज़ आएँगी और उम्मीद है कि वो वीडियोज़ आप ज़रूर देखोगे। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। शायद हम इसको बारे में कुछ बता भी चुके थे। यस, यस, यस। हम इसके बारे में काफ़ी कुछ बता चुके थे। इसमें काफ़ी चीज़ें आपको रूल्स बताए थे मैंने कि कैसे-कैसे रूल्स होते हैं, जो आपको मदद करेंगे कि भैया कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालें। तो आज हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी देख लेंगे और सिग्निफिकेंट फिगर्स आज खत्म करेंगे। आज का जो मेन टॉपिक होगा वो होगा आइसोस्पेशीज़। आइसोस्पेशीज़ क्या होती हैं सर? आपने 1-2 चीज़ों के बारे में तो सुना होगा आइसोबार्स, आइसोटोप्स। आज हम पढ़ेंगे आइसोटोन्स के बारे में, आइसोस्टर्स के बारे में, आइसोडाइफर्स के बारे में, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन कई बार आए हैं जेईई मेंस और एडवांस में और नीट में भी आते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम क्वेश्चन आपको सारे करवा रहे हैं। आपको जो लेवल आपको पढ़ना है, आप उस लेवल के क्वेश्चन करिए, डीपीपी आपको दे ही रहा हूँ मैं, है ना? तो आप इस नंबर से जुड़िए हमारे साथ, मज़ा आएगी बेटा क्वेश्चन करने में। क्या लेक्चर देखने में इतनी म देखो आपने अगर केवल लेक्चर देखने आए हो और केवल क्लिक करके 2 मिनट देख के चले जाओगे तो उससे कोई मतलब नहीं बेटा। क्वेश्चन भी तो करो। अगर आपको आता है, आपको लगता है कि हाँ, ये चीज़ें आती हैं तो डीपीपी ले लो, डीपीपी करो कम से कम। और जब वो टॉपिक आए जब आपको नहीं आता तो लेक्चर भी ढंग से पढ़ो, है ना? तो शुरू करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। हमने जो टॉपिक पढ़ा दिया तो उसी का आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। सिग्निफिकेंट फिगर में कुछ और प्रॉपर्टीज थी इसकी जो रह गई थी वो आज हम करवाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। पहली प्रॉपर्टी जैसे प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी है कुछ इसकी प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी जैसे कि मुझको दिमाग में आ रही है कि ये यूनिट पे डिपेंड नहीं करती, यूनिट इंडिपेंडेंट रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है क्या?
सिग्निफिकेंट फिगर मतलब सर 1 सेंटीमीटर लिख दूं, चाहे मैं इसको 1 मीटर लिख दूं, चाहे 1 किलोमीटर लिख दूं, तीनों में ही सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 1 सिग्निफिकेंट फिगर ही होगा। अगर कहीं पे मैं 1.2 ग्राम लिख दूं, कहीं पे मैं 1.2 केजी लिख दूं, कहीं पे मैं कुछ भी लिख दूं, अगर इनकी यूनिट्स डिफरेंट हैं तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 2 ही रहेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो मैंने आपको रूल्स बताए थे वो तो आपको याद ही होंगे। क्या? पहला रूल ये था कि आपकी जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कोई जीरो लगा है किसी नॉन जीरो डिजिट के तो वो काउंट नहीं होगा। दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आएगा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। चौथा रूल आपका ये कहता था कि अगर आपके राइट हैंड साइड पे जीरो लगे हैं फ्रॉम नॉन जीरो डिजिट और वो डेसिमल के भी राइट में है तो वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने थे आपके पास। और मैंने बताया था कि भैया कोई एग्जैक्ट वैल्यू ऑब्जेक्ट के लिए कोई वैल्यू अगर बताई जाए कि 12 एप्पल हैं, 12 घर हैं, 12 साइकिल हैं, तो उसके लिए इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स रहते हैं। ठीक है? तो ये प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी प्लस और माइनस के लिए हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ कि मान लो मैं दो चीजों को ऐड कर रहा हूँ, दो चीजों को मैं ऐड कर रहा हूँ, मैं 0.412 और 0.41 को ऐड कर रहा हूँ। 0, एक मिनट रुको। ठीक, हाँ, 1 ऐसे रुको 040 को मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है? अगर इन दोनों को मैंने ऐड किया, इन दोनों को मैंने अगर ऐड किया तो वैल्यू क्या आएगी सर? 2 5 4 0 और यहाँ पे। तो अब इसमें पूछा जाता है कि जो रिजल्ट आया है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी के तौर पे आपसे पूछा जाता है। तो देखिए आपने दो चीजों को ऐड किया था, पहले वाले में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? तो मैं कहूंगा पहले वाले में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। दूसरे वाले में कितने हैं? तो इस जीरो को काउंट नहीं करेंगे चौथे रूल के हिसाब से, तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर किन्हीं चीजों को ऐड किया जा रहा है 2 या 2 से ज्यादा, तो जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर कम होंगे उसके हिसाब से हम अपना आंसर तय करेंगे और उसके हिसाब से हम अपना आंसर लिखेंगे। उतने ही सिग्निफिकेंट हमारे फिगर्स हमारे आंसर में होने चाहिए। तो आंसर में देखा जाए तो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर बन रहे हैं 0.452 और कैसे भी करके हमको जो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं हमको ये नहीं चाहिए, हमको रिजल्ट में चाहिए कितने कितने, हमको रिजल्ट में चाहिए केवल और केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब कि सर हमको आंसर लिखना पड़ेगा 0.45। ये सही होगा, ये सही होगा। तो हमारा आंसर ये आएगा क्योंकि हमारा डिपेंड करेगा कि हमारे जो छोटा नंबर है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, जिस नंबर में छोटे सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो हमारा रिजल्ट डिफाइन करेगा। ऐसा ही सर हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी हो गई है। तीसरी प्रॉपर्टी मतलब इनटू या फिर डिवाइड वाले में भी करते हैं, इनटू या फिर डिवाइड वाले में भी करते हैं। कैसे? मान लो मैं ये लिख दूं कि 1 ये ऐसे लिख दो, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1.25 और फिर मैंने यहाँ पे इंटू कर दिया पॉइंट और मैंने यहाँ पे इंटू कर दिया 5, मैंने इंटू कर दिया यहाँ पे 5। तो बताइए अगर मैं इसका इंटू कर दूं तो आंसर कितना आएगा? 6.25 इसका आंसर आएगा। इसको 0.1 कर देते हैं, 0.1 कर देते हैं तो हम थोड़ा इसका मल्टीप्लिकेशन भी आपको करके दिखाते हैं। 125 और 51 मतलब 125 इंटू 625, इसको आंसर लिख देंगे तो 5736, तो 6375 आएगा। अगर मैं देखूं तो डेसिमल कितने के बाद लगा है? 3, तो मैं यहाँ पे लगा दूं डेसिमल। ठीक है, लेकिन सर फिर से वही बात है कि हमारे जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है उसमें जो दो वैल्यूज हैं उसमें से छोटा सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? छोटा सिग्निफिकेंट फिगर हमारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब हमको आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ही निकालना होगा।
मतलब कि हमको आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ही निकालना होगा। मतलब इस 7, 5 को हम नहीं लिख सकते, हमको कुछ करके अपने आप को इसको सही आंसर करना पड़ेगा। इसको आंसर में लिखने जा रहा हूँ 6.4। 6.4 सर ये कैसे कर दिया सर? सर याद करिए, इसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत राउंड ऑफ भी पढ़ाया था। अगर मेरे को केवल इसी प्लेस तक रखना है अपना आंसर, मतलब 6 पॉइंट कुछ करके ही रखना है अपना आंसर, तो 3 होता तो दिक्कत होती, तो फिर ऑड और इवन वाला देखते। जैसे 3 5 से 3 6 गया, 3 7 जाएगा, 3 8 जाएगा, तो इसको मैं राउंड ऑफ करके 0.4 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 0.4। आगे 5 से हमको मतलब ही नहीं, आगे 5 से हमको मतलब ही नहीं, क्योंकि हमको आंसर कहाँ तक चाहिए था? हमको आंसर केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए थे, ना कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ठीक है? तो ये आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत तकलीफ है तो यहाँ पे बड़ी आसानी है कि आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा सुन सकते हैं कि मैंने क्या बोला है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, हमको 4 नहीं चाहिए थे। कि कैसे मैंने 37 को 0.4 लिख दिया राउंड ऑफ करके। कैसे लिख दिया? राउंड ऑफ करके कि 0.37 आपका 0.40, या इसको 40 भी तो लिख सकते हैं, 0.40 के बराबर है। और 0.40 क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझको केवल और केवल एक डिजिट ही चाहिए डेसिमल के बाद, तभी तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगे, है ना? तो हमारा 6.4 आंसर आया यहाँ से। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी सिग्निफिकेंट फिगर की जो आप देख रहे हो। आज आपने एक और चीज नोटिस की होगी, आज मुझको खांसी नहीं आ रही है। आज कैसे खांसी नहीं आ रही है? इस समय मैं बताऊं तो रात के कितना टाइम हो रहा है भाई? पता नहीं चलता टाइम यार। मैं घड़ी भी नहीं रखता। बताएं, अपने आसपास घड़ी मत रखा करो, घड़ी मत रखा करो। बस इतना पता है कि सुबह होने वाली है, कुछ है, अभी उजाला होने वाला है ना? तो चल रहा है काम। बताएं, सो जाओ तो फिर ज्यादा खांसी आती है, बिना सोए ठीक रहता है ना? तो कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करिएगा, फिर मिटाते हैं इसको। हाँ भाई, थोड़ी बहुत खांसी आ जाए तो उसका मतलब एकदम से ठीक नहीं हो जाएंगे, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, है ना? लेकिन आज आपको काफी आराम रही होगी सुनने में, ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही होगी। हाँ, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको बतानी थी। अच्छा, इससे जुड़े हुए मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको, उसमें, किसमें? डीपीपी में। और एक दो बच्चों ने मेरे को तुरंत ही करके दिखा दिए, बड़ा अच्छा लगा। अब बच्चों का भी मैं नाम लेना शुरू करूं? अभी नहीं लेता हूं, है ना? तो धीरे धीरे लेंगे बच्चों का नाम। आपका कुछ नाम रख लेंगे, अपना पेट नेम रख लेंगे, क्या क्या दिक्कत है? अन्नू मुन्नू चुन्नू बुन्नू रख देंगे, कुछ दिक्कत क्या है ना? आप मेरा भी पेट नाम रख सकते हो। देखने में जैसा हो वैसा रख देना आप, ठीक है? ए, नहीं, मेरा नाम है जेडी, ठीक है? थोड़ी इज्जत देना, थोड़ी इज्जत देना। पता है, कहीं भी जाता हूँ तो मेरा नाम लोग जेडी बोलने लगते हैं। पढ़ाने जाता हूँ जहाँ पे, वहां पे भी लोग जेडी बोलने लगे थे। जहाँ पढ़ता था वहां पे भी जेडी बोलते थे। इतना नाम ही खतरनाक है हमारा। जनार्दन दीक्षित हमारा नाम। क्या नाम है? जनार्दन दीक्षित। और जनार्दन दीक्षित को बोल कौन पाएगा, है ना? तो छोटे में तो हम ही नहीं बोल पाते थे जनार्दन दीक्षित। तो कहता था नाम बता, पता ही नहीं है। मम्मी बताएगी नाम हमारा, मम्मी बताएगी नाम हमारा, ठीक है? हाँ, तो इसके बाद आप लोग हेडिंग डालिएगा आइसो स्पेशीज। क्या हेडिंग डालेंगे? आइसो स्पेशीज। और आज हम इसको पढ़ेंगे, आज हम इसको पढ़ेंगे, आइसो स्पेशीज को। आइसो स्पेशीज क्या होती हैं? जिनमें कुछ सिमिलैरिटीज हो, समथिंग सेम, समथिंग सेम बिटवीन टू स्पेशीज, ऐसा कुछ हो तो उनको हम आइसो स्पेशीज बोलेंगे। उनको हम क्या बोलेंगे? आइसो स्पेशीज बोलेंगे। बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। क्या? आपका एक एटम होता है, उसके अंदर बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। बाहर की जो शेल और सबशेल होती हैं, आपको चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ाएंगे, लेकिन आपने 9th-10th में थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा होगा पूरे एटॉमिक मॉडल। तो उसमें के एल एम एन शेल होती हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, एंड सो ऑन। 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, एंड सो ऑन इसमें रह सकते हैं, 18, 32 एंड सो ऑन। ठीक है? तो अगल बगल वाली शेल्स में या फिर ऑर्बिट्स में हमारी रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूक्लियस के अंदर रहता है हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अच्छा, जो आपका एटॉमिक नंबर होता है,
जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो आपका बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, और यही बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। इस एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जाता है Z से, इस एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जाता है Z से। एक आपका A होता है, A सिंबल किस चीज को दिखाता है? मास नंबर को। किसको दिखाता है? मास नंबर को। सारी चीजें आपको समझाएंगे एक एक करके। इसका क्या कहां से निकल के आता है? अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर कर दो तो वो आपका मास नंबर निकल के चला आता है। अगर किसी एलिमेंट की मुझको रिप्रेजेंटेशन करनी है उसके एटॉमिक नंबर के और एटॉमिक मास के साथ, तो मान लीजिए एलिमेंट हमारा x है, एलिमेंट हमारा क्या है? x है। तो जो मास हमारा रहेगा उसको हम ऊपर रखेंगे, जो मास हमारा रहेगा उसको हम ऊपर रखेंगे, मतलब a ऊपर रहेगा और z नीचे रहेगा। ये तरीका है किसी एलिमेंट किसी को रिप्रेजेंट करने का। तो इसको नोट करिएगा, इसमें आगे बढ़ते हैं, नोट करिएगा, इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बराबर होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन के, लेकिन जरूरी नहीं है मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी, मे नॉट बी ये बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। थोड़ी सी अगर आपके पास आपको चाहिए इंफॉर्मेशन तो हम और दे देते हैं कि चलो अभी छोड़ो, इतना काफी। तो पहली स्पेशी में आपके सामने ला रहा हूं, आप लोग सब जानते ही होंगे, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या मतलब होता है इनका? सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास। देखो बहुत बेसिक चीजें, लेकिन मैं छोड़ूंगा तो कुछ नहीं बेटा। डिफरेंट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है डिफरेंट होती है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट होती हैं। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी जानते हो ना, आपको बताया था, इसकी डायमेंशंस होती हैं टेम्परेचर, प्रेशर, मास, वॉल्यूम एक्सेट्रा। केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्टिविटी, टॉक्सिसिटी एंड सो ऑन, है ना। कुछ एग्जांपल हैं सर, कार्बन के आइसोटोप होते हैं। कार्बन 12 और 6 वाला एग्जिस्ट करता है हमारे नेचर में, मतलब एटॉमिक नंबर 6 और मास 12। कार्बन हमारा 6 और 13 वाला भी एग्जिस्ट करता है, मतलब एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 13। और कार्बन नंबर 14 भी एग्जिस्ट करता है, मतलब सर एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 14। देखा जाता है कि इसकी अबंडेंस बहुत ज्यादा है, 99% के ऊपर इसकी अबंडेंस होती है। क्या होती है? अबंडेंस, मतलब पाया जाना। कितना कौन पाया जाता है? तो अगर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कोई कार्बन कहेगा कि बताइए कौन सा कार्बन है, तो आप कहोगे वो 12 वाला ही कार्बन है, मतलब 12 आइसोटोप वाला है। क्या है? 12 आइसोटोप वाला, 12 मास नंबर, 12 मास नंबर। तो ये हो गए हमारे आइसोटोप्स। बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, मैं एक एक करके सब कुछ आपको बताऊंगा। दूसरा मैं आपके सामने जो लाना चाहता हूं वो होता है आइसोबार्स। क्या होता है? आइसोबार्स। इसमें क्या होता है सर? डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं, और सर सेम मास नंबर होता है, सेम मास नंबर होता है। और यहाँ पे आपकी फिजिकल हो और चाहे केमिकल हो, दोनों प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, दोनों प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो आपकी डिफरेंट होती हैं। इसको बेटा रीजन और असर्शन वाले क्वेश्चन में, रीजन और असर्शन वाले क्वेश्चन देखें कि ये स्टेटमेंट दे दिया, उसका रीजन ये हो सकता है, उसका असर्शन ये हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ये वाले स्टेटमेंट बहुत आते हैं बेटा उसमें, तो प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा, प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा। कुछ एग्जाम्पल है इसके सर, मैं आपको जैसे बताऊं, कार्बन को आपने जैसे अभी बोला ना 14 और 6 वाला, तो नाइट्रोजन का आपको मैं बताता हूँ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7
और जो उसका मास होता है 14, जो मास होता है उसका 14। तो क्या इन दोनों को मैं अगर एक साथ में बोलूं तो क्या ये आइसोबार्स है? क्या ये आइसोबार्स हैं? यस सर, ये आइसोबार्स हैं, इसमें मास नंबर सेम है। तो ऐसी स्पेशीज हैं क्या ये? हाँ है। तो प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा, आगे बढ़ते हैं। प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा, आगे बढ़ते हैं। तुम जो मिले हो मुझको और सुनने था, सिर्फ लबों से नहीं आता, मेरे दिल रात सलोने से सब है तेरे ही होने से, कैसे बताऊं? ठीक है, तो आगे बढ़े बेटा। आइसोबार्स। फिर तीसरी स्पीशीज होती है आपकी आइसोटोन्स। आइसोटोन्स सर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आगे बढ़ने वाली, इजी से है, इजी से थोड़ा थोड़ा हार्ड होता चला जाएगा, लेकिन कुछ भी कठिन नहीं होगा, सब पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, आइसोटोन्स क्या होते हैं सर? इसमें सेम क्या होता है? इसमें सेम होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऐसा कहीं अगर हो गया तो सर कांड हो जाएगा, सर कांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांड हो जाएगा। अच्छा, थोड़े बहुत एलिमेंट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। 20-25 कम से कम 36 एलिमेंट तक आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आना चाहिए। बहुत छोटी छोटी क्लास में पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो अब मैं एक्सपेक्टेशन इतनी रख रहा हूँ कि आपके पास 30-32 एलिमेंट तक उनका एलिमेंट का सिंबल, नाम, एटॉमिक नंबर, मास नंबर आपको सब याद होना चाहिए। नहीं है तो अभी कर लीजिए, नहीं है तो अभी इसी वक्त ये जो क्लास खत्म होगी इसके बाद 36 तक एटम, एटॉमिक नंबर, उनका एलिमेंट, उनका सिंबल लिख लीजिए इस जगह। ठीक है, तो आइसोटोन्स क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कैसे सर? एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 और मास नंबर होता है 39। मास नंबर होता है 39। वहीं सर कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और मास नंबर होता है 40। मास नंबर होता है 40। अच्छा, तो सर न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं सर? तो सर न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? अभी तो सर आपने एक वो बताया था ना, एक फॉर्मूला, मास नंबर इज इक्वल टू, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के बराबर ही होता है, तो मतलब सर यहाँ पे एक बार 19 रख देंगे, एक बार 20 रख देंगे। यस सर, यहाँ पे एक बार x मान लो, यहाँ पे एक बार y मान लो। यस सर, यहाँ पे एक बार मास नंबर आपका 39 हो जाएगा, यहाँ पे एक बार आपका मास नंबर 40 हो जाएगा। यस सर, क्या x और y, क्या दोनों के दोनों आपके 20 ही तो हैं? तो कहेंगे कि 20 न्यूट्रॉन है। कितने न्यूट्रॉन है? 20 न्यूट्रॉन है दोनों में। तो क्या ये दोनों आपस में आइसोटोन्स नहीं बन रहे? आइसोटोन्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ, नंबर ऑफ नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम। तो प्लीज को नोट डाउन करिएगा, आगे बढ़ते हैं। प्लीज को नोट डाउन करिएगा, आगे बढ़ते हैं। तुम जो मिले हो मुझे। अच्छा, इसी को एक और नाम बोलते हैं बेटा, इसी को आइसो न्यूट्रॉन्स भी बोलते हैं। आइसो न्यूट्रॉन्स, आइसो न्यूट्रॉन्स, नोट करिएगा। आइए आइए आपको दिखाते हैं अगला वाला। अगला वाला जो होने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्या है? चौथा है सर आपका आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स, आइसोडाइफर्स। इसमें क्या सेम होने वाला है सर? इसमें न्यूट्रॉन का नंबर अगर आप प्रोटॉन से माइनस कर दोगे तो वो सेम होने वाला है, वो सेम होने वाला है। इसके लिए जो एग्जांपल मैं देने जा रहा हूँ ये जेईई एडवांस में पूछा जा चुका है, ये जेईई एडवांस में पूछा जा चुका है। देखिएगा, थोरियम एक एलिमेंट होता है, ये थोरियम और एक यूरेनियम होता है।
ये सब कहाँ होते हैं सर? आप सब पढ़ोगे, सब पूरे पीरियड टेबल आप आखिर तक रट डालोगे जब तक आप जी1 का कोर्स पूरा पढ़ोगे। ये आपके लेंथेनाइट एक्टिनाइट नीचे जो सीरीज आती है ना पीरियड टेबल में, उसमें से एलिमेंट है। थोरियम का जो एटॉमिक नंबर होता है उसका एक आइसोटोप 90 होता है और मास नंबर होता है 234। यूरेनियम का एक होता है सर, इसका शायद 92 होता है और मास नंबर होता है 238। 238। अब भैया इसमें से डिफरेंस मुझको बताना है, डिफरेंस मेरे को बताना है कि इसमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितना होगा। क्या देखें क्या सेम है कि नहीं, देखें क्या सेम है कि नहीं है। तो मुझको यहाँ पे बताओ प्रोटॉन कितने हैं। यहाँ पे आपके प्रोटॉन जो है वो है 90। यस, यहाँ पे जो आपके प्रोटॉन है वो कितना है, वो है 92। यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 234 माइनस 90, जो कि कितना आएगा, जो कि कितना आएगा, घटाएंगे अगर तो 23 से 9 घटा दें। अबे बताओ बे, 334 में से 90 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 13 4 हो जाएगा 144 न्यूट्रॉन्स है, 144 न्यूट्रॉन्स है। सर यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 238 में से माइनस कर देंगे 92, तो क्या यहाँ पे न्यूट्रॉन्स आपके 146 निकल रहे हैं, 146 निकल रहे हैं। और क्या मैं इसको पहले वाले का अगर मैं न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन अगर निकालूं पहले वाले का, तो क्या ये 144 माइनस 90 आएगा, और कितना आएगा सर, ये कितना आएगा, ये 54 आ जाएगा। और क्या ये न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन यहाँ अगर मैं इसको कर दूं, तो क्या ये 146 माइनस 92, क्या ये भी 54 नहीं आएगा। यस सर, दोनों ही सेम आ गए सर। और इन दोनों को हम क्या कहेंगे, इन दोनों को हम कहेंगे आपके आइसोडाइफर्स, इन दोनों को हम कहेंगे आपके आइसोडाइफर्स। तो प्लीज नोट करिएगा, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर अच्छे लेवल का आप एग्जाम देने जा रहे हो तो क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, है ना। अगर आया तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा कि आइसोडाइफर्स के बारे में उसने से पूछा तो थोरियम यूरेनियम कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट करवाएगा। सर और एग्जाम्पल दो, और एग्जाम्पल आपको मैं दूंगा जब मैं आपको डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ाऊंगा, डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो आपको आइसोडाइफर्स फिर से आपको वहां पे याद दिलाऊंगा। नोट्स अच्छे से बनाते रहिएगा, मैं शॉर्ट नोट जरूर दूंगा, लेकिन आपके खुद के जो नोट्स होंगे उससे अच्छा किसी और के नोट्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो प्लीज इसको लिखिएगा। सर पांचवा आइसोस्टर्स, आइसोस्टर्स ये क्या होते हैं सर, इसमें नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल सेम रहते हैं और उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम रहते हैं, कुछ एग्जाम्पल है सर, देखिए मैं कोशिश करता हूँ, CO2 और N2O, दोनों ही गैसेस हैं, CO2 और N2O, क्या दोनों में तीन एटम है। यस, दोनों में तीन ही एटम है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 8 को 2 गुना कर देंगे तो 16 हो जाएगा, 6 और 16 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। नाइट्रोजन के 7 होते हैं, 7 को 2 गुना कर देंगे तो 14 हो जाएगा, और 14 में 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो क्या दोनों ही में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। यस सर, दोनों में ही 22 और 22 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, और दोनों में ही एटम्स आपके सेम है, और भी एग्जांपल इसके हैं छोटे छोटे, आप कहो तो आपको दिखाएं, इधर वाला मिटा देते हैं, जैसे मैं बात करूं आपकी N2 गैस और CO गैस। N2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 14 है, और CO में 6 प्लस 8 कितने हैं, 14 है। तो क्या दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, और क्या दोनों में नंबर ऑफ एटम्स जो है दो गैसेस में, दोनों में दो एटम है। यस, दोनों में ही दो एटम है। इसको मैं कहूंगा ये स्पीशीज कैसी हैं, ये स्पीशीज है आइसोस्टर्स। और आखिरी है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। नोट करिएगा, इसके बारे में भी आपको बताते हैं।
अच्छा, कई बच्चों की दिक्कत ये होती है कि सर याद नहीं होता है। हमारे साथ भी होता था, याद नहीं होता था कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, नोट्स बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सर वो महीने भर से ज़्यादा, हफ्ते भर से ज़्यादा रहता ही नहीं दिमाग में। कोई कह देगा थर्मोडायनामिक्स 6 महीने पहले पढ़ी थी, अभी क्वेश्चन करके दिखा दो तो बैंड बज जाती है सर। कोई कहेगा 6 महीने पहले गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ी थी, अभी समझा दो। ये क्या होता है सर? अभी तो फॉर्मूला तो सर रिवाइज़ करना पड़ेगा। बच्चे ये कह रहे थे कि सर रिवाइज़ करके आऊँगा, कल बताऊँगा आके आपको। ऐसे कैसे बेटा? सिंपल सा रीज़न बताएँ क्या है? फ़ोकस नहीं है। फ़ोकस क्यों नहीं है? क्योंकि माइंड जो है वो एक जगह नहीं है। माइंड को एक जगह कर लो बेटा। बहुत लोगों से बात करना बंद कर दो। बहुत लोगों से मिलना-जुलना बंद कर दो। बहुत जगह घूमने जाना बंद कर दो। अगर नहीं करोगे, तो हर चीज़ आपको मिलेगी नहीं। आप ये सोचो कि आप हर तरीके के मज़े भी ले लो और पढ़ाई भी हो जाए, तो नहीं होगी। देखना इसी वीडियो को बनाते-बनाते बाद में कितने लोग यहाँ पे इस वीडियो को ढंग से देख रहे होंगे आके, है ना? तो आप अगर 1 घंटा पढ़ के 2 घंटा व्हाट्सएप चैट करते हो, 2 दिन आप किसी की शादी में घूम आते हो, चाचा-मामा, फूफा-नाना, और वहाँ पे दरी बिछाते हो जाके, कोल्ड ड्रिंक बाँटते हो जाके, या फिर अच्छे-अच्छे कपड़े पहन के नाचते हो, गाते हो जाके, तो उसका हैंगओवर रहता है 4 दिन तक कि यार क्या नाचा था मैं, यार क्या दिख रहा था मैं, क्या दिख रही थी मैं, है ना? यार लट्टू हो गई थी दुनिया यार मेरे ऊपर, है ना? या फिर मैं यार बहुत बुरा दिख रहा था यार, या फिर मैं बहुत काला हूँ यार, या मैं बहुत गोरी हूँ यार, है ना? तो ये सब चीज़ें जो होती हैं आपके दिमाग को बहुत इम्पैक्ट करती हैं, और अगर आप घर में बैठे रहोगे तो इम्पैक्ट होगा ही नहीं। तो सर घर में बैठे-बैठे मूर्ख बुद्धि बन जाएँगे, बैल बुद्धि बन जाएँगे। कोई सामाजिक ज्ञान भी तो होना चाहिए। एक ही चीज़ हो पाती है बेटा एक टाइम पे। या तो सामाजिक ज्ञान ही ले लो, और या तो मूर्ख बन के घर में ही बैठ जाओ। ऐसा नहीं कि जो पढ़ेगा नहीं वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अनपढ़ ही हैं, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, है ना? लेकिन उसके बाद उनके पास सामाजिक ज्ञान इतना है कि बड़े-बड़े पढ़े लिखे लोग जी सर, जी सर, जी सर कर रहे हैं। बड़े-बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस, है ना? तो या तो वही ले लो, घर से निकल लो फिर। आपने देखा ही है प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री कहानी, आपको सबको पता है। या फिर जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं, तो घर में मम्मी-पापा के साथ बहुत ज़्यादा उनके उनके ऊपर दबाव डालते नहीं वो निकल लेते हैं जो सामाजिक लोग होते हैं। तो या तो निकलने के दम हो तो निकल लो बेटा, और अपने दम पे कुछ करके दिखा दो। मर ना जाना बाहर जाके, बस इतना है कि डिप्रेशन में बाहर जाके मर गए, तो बाहर जाके मरने से अच्छा तो अपने घर ही में रहो, है ना? तो ये है कि या तो आप अपने घर में रहो, तपस्या करो और छोड़ दो इन चीज़ों को। और या तो अगर आप दोस्ती, यारी, शादी, मुंडन, बर्थडे ये सब में जाना है तो पकड़ लो उस चीज़ को, है ना? सामाजिक ही बन जाओ, फिर मोहल्ले में आंटी जी का सिलेंडर ही भरवाओ, फिर आटा ही लाओ सबके लिए तुम, सब्ज़ी लाओ सबके लिए तुम, है ना? ठीक है? तो अगर आप 10 लोगों से बात करोगे तो 1 घंटा जो पढ़ा था आपको याद कहाँ रहेगा? वो ले गए 10 लोग आपको जो पढ़ा हुआ था। कोई आपकी तारीफ़ कर देगा तो आप बड़े खुश हो जाओगे, जिससे आप अपनी तारीफ़ कराना चाहते हो। कोई आपकी बुराई कर देगा तो आप बड़े दुखी हो जाओगे। जिसे आप सोच रहे थे कि वो बेतारीफ़ करेगा, भी करेगी, है ना? तो बड़ी तकलीफ़ है सर, मैसेज नहीं आता है तो बच्चे लेके बैठे रहते हैं, पूरा-पूरा टाइम मोबाइल बुक सामने खुली हुई है, लेकिन दिमाग में चल रहा है मैसेज नहीं आया अभी तक। तो मैसेज जैसे ही आ गया तो चेहरे पे स्माइल आ जाती है, वाह! मैसेज आ गया, अच्छा, बढ़िया है। अब फिर उसमें चैट में लग गए। ठीक है, अब ठीक है, अब 10 मिनट पढ़ लेंगे। 10 मिनट पढ़ा, फिर आधा घंटा हुआ, मैसेज नहीं आया यार अभी तक। इतनी आदत है लोगों को बात करने की एक-दूसरे से। कि आधा-आधा घंटा के बाद अगर मैसेज ना आया तो वो किताब में मन नहीं लग रहा उनका। ये हालत है आपकी, ये हालत है आपकी। इसको सुधारिए बेटा, कम लोगों से बात करिए, कम लोगों से बात करेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। अरे बनाइए किसी को दोस्त, लेकिन वो एक ही होना चाहिए। यहाँ पे तो बेस्ट फ्रेंड हर 6 महीने पे बदलता है, और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तो बात ही छोड़ दो, है ना? तो यहाँ पे अगर किसी को बनाइए तो उसको ज़िंदगी भर के लिए बनाइए ना। मेरा एक है दोस्त, है नीचे कमेंट भी करता है कभी-कभी, है ना? सुधांशु नाम का है, देखिएगा वो बड़ा शैतान है। गुस्सा है आजकल, है ना? गुस्सा है आजकल। कम लोगों से बात करिए, ठीक है? कम लोगों से बात करेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है बेटा? आइए दिखाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ आपके नियॉन गैस की। नियॉन गैस जानते हो? एटॉमिक नंबर 10, एटॉमिक नंबर 10 होता है इसका, और मास नंबर इसका 20 होता है। मास नंबर इसका 20 होता है।
अगर इसी में मैं बात कर दूं आपके फ्लोरीन माइनस की, ऑक्सीजन -2 की, नाइट्रोजन -3 की, नाइट्रोजन -3 की। अच्छा, किसी के ऊपर निगेटिव चार्ज लेने का मतलब जानते हो कि उसके पास एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन आ गया। क्या आ गया? एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो फ्लोरीन का खुद का एटॉमिक नंबर होता है 9, प्लस उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का खुद का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के होते हैं 7, अगर उसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। भैया ये 10-10 इलेक्ट्रॉन क्या इसके बराबर नहीं जा रहे, नियॉन के बराबर? तो क्या मैं इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बोल दूं? यस सर, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक स्टेटमेंट बहुत ही मशहूर है। स्टेटमेंट बहुत ही मशहूर क्या है सर? कि आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स और आइसो स्टर्स में आपको कुछ रिलेशन दिख रहा है? आइसो स्टर्स में और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको कोई रिलेशन दिख रहा है? यस सर। दोनों में ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है, दोनों में ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि किसी टाइम पे आइसो स्टर्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेम भी हो सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? थोड़ा सा पॉज करो और देख देख के सोच के बताओ। क्या इन दोनों को मैं ये बोल सकता हूँ कि या एक है या एक जैसे दिखते हैं, या एक जैसे दिखते हैं, या एक जैसे दिखते हैं? देखो मैं तुमको बताता हूँ। ऑल आइसोस्टर्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जितने भी आइसोस्टर्स हैं वो हमेशा आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक रहेंगे, बट ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक आर नॉट आइसोस्टर्स। ये वैसा ही है जैसे आपको मैंने मॉलिक्यूलर कंपाउंड के बीच में बताया था स्टेटमेंट। तो आइसोस्टर्स आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा हो सकते हैं, बट हमेशा आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आइसोस्टर्स नहीं हो सकती। मतलब जरूरी नहीं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आपका सेम इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी सेम नंबर ऑफ एटम भी चला जाए, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। तो आप इसको नोट करिएगा। इसके एक दो कुछ क्वेश्चन होंगे जो मैं अगली बार आपको लेक्चर में लेके आऊंगा। प्लीज इसको नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, आपने नोट कर लिया है। इस लेक्चर को हम यहीं रखते हैं। अभी बहुत बड़े बड़े लेक्चर हम नहीं बना रहे हैं। 40 से 45 मिनट का, 50 मिनट का ये लेक्चर हमारा रहता है ना। और धीरे धीरे इसको मैं 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट, बताएं दिक्कत क्या होती है बेटा? बहुत बड़ी वीडियो बना रहा हूं ना, मैंने बनाई थी 1 घंटा 20-20 मिनट की वीडियो बनाई है, लेकिन वो अपलोड ही नहीं होती एक बार में। अपलोड पे लगा दो, वाईफाई पे भी लगा दो, बहुत मतलब कि अच्छी क्वालिटी में अगर करो तो 26 से 30 जीबी डाटा चाहिए होता है एक वीडियो को अपलोड करने के लिए। तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, 2-2 ढाई घंटा अपलोड नहीं हो रही। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी 40 से 45 मिनट की करेंगे, फिर धीरे-धीरे हम इसके नंबर्स और इसकी क्वांटिटी हम बढ़ाएँगे। डीपीपी लेने के लिए मैं फिर से कह रहा हूँ, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जुड़िए। पुराने लेक्चर्स के लिंक इस वीडियो के खत्म होने पे फिर से आएँगे, उनको आप क्लिक करिएगा, ज़रूर देखिएगा, बिना उनको देखे आगे मत बढ़िएगा बेटा। इतनी अच्छी नॉलेज आपको दे रहा हूँ, कुछ नहीं ले रहा हूँ आपसे, तो प्लीज़ ये नॉलेज ले लीजिए। प्लीज़। प्लीज ना, आप मुझको पता है आज नहीं तो कल नहीं तो ये वीडियोस जरूर देखी जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से मैं यहाँ पे खत्म करवाने वाला हूँ यूट्यूब पे किसी ने भी खत्म नहीं करवाया। लोग करवाते हैं, दिखाते हैं, थोड़ा अपना अपना तरीका दिखाते हैं, अपनी काबिलियत दिखाते हैं और भाग जाते हैं ऐप पे। कई लोगों ने शुरुआत की थी कि फ्री एजुकेशन करेंगे। कई हमारे यहाँ पे शहर में हमारे कोचिंग्स हैं जो कहती हैं कि गुरु दक्षिणा लेंगे, जो आप दे देंगे उसी से हम काम चला देंगे। और अंदर जाओ तो फीस होती है 50,000 रुपये फिक्स, 60,000 रुपये फिक्स, 80,000 रुपये फिक्स। बड़ी-बड़ी ब्रांड्स में चले जाओ तो 2.5 लाख रुपए फिक्स, 1.5 लाख रुपए फिक्स। स्कॉलरशिप एग्जाम करवाएंगे तो उसमें नाटक नौटंकी करके 10-20 हजार कम करके फिर कहेंगे इतना फिक्स, इससे कम नहीं हो सकता। कहाँ तो शुरू की थी फ्री एजुकेशन, कहाँ बात करते हैं कोचिंग वाले गुरु दक्षिणा की, और इसको बना दिया पूरा पूरा बिजनेस। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा कि यहाँ से सीखो, समझो, जीतो, यहाँ से जीत के जाओ, यहाँ से जीत के जाओ। और अगर आपको कुछ लगे कि इस मोटे ने आपके लिए कुछ मेहनत की है, इस मोटे ने आपके लिए कुछ मेहनत की है, तो इस मोटे को मोटा रखने के लिए
कुछ आप लोग जो दे दोगे। बेटा गुरु दक्षिणा का मतलब बताएँ क्या होता है? दक्षिणा। दक्षिणा फिक्स नहीं की जाती, वही माँगने वाले की तरफ से, जिसको मिलना है उसकी तरफ से फिक्स किया जाएगा। तो वो कैसी गुरु दक्षिणा? गुरु दक्षिणा तो आपकी तरफ से होनी चाहिए, जो आपके मन में हो वो दे दो। पहले के जो गुरु लोग होते थे, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, लेकिन इज़्ज़त इतनी होती थी ना, कि जब वो किसी सभा में जाते तो बड़े-बड़े राजा लोग नीचे उनके पैर धोने आ जाते थे। क्योंकि उनको पता था कि ये जो आया है, गुरु आया है, इसने कभी भी गलत पैसा नहीं लिया, कभी भी गलत चीज़ें नहीं की। इस वजह से उनको पैर धोने आ जाते थे कि इनके पैर धो के पी लेते थे। ऐसे-ऐसे गुरु और ऐसे-ऐसे उनके राजा तुमको पता ही होगा, गुरु कभी राजा नहीं बनता, राजा बनता है उसका शिष्य। चाणक्य को आपने देखा होगा, आपने बहुत बड़े-बड़े राजाओं को देखा होगा, उनके जो गुरु होते थे, वो कभी भी राजा नहीं बनते, उनको चाहिए ही नहीं। और शायद मैं उसी रास्ते पे हूँ, मुझको नहीं चाहिए, मुझको नहीं राजा बनना है, मुझको आप अगर कुछ बन के दिखा दोगे और मेरा नाम ले लोगे कहीं पे, तो उस दिन सब कुछ हो जाएगा, सारी खुशी मिल जाएगी, है ना? तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। गुरु दक्षिणा का मतलब ये लोग यहाँ आजकल बिज़नेस कन्वर्ट कर दिए हैं, तभी इन लोग का दिमाग भी सही नहीं है। केवल बिज़नेस, 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 नई ब्रांचेज़, नई कोचिंग्स, वहाँ पे टीचर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, बच्चों से फीस लेके उनको खराब टीचर दिया जाता है, दिखाया कुछ जाता है, बाद में कुछ किया जाता है। फिर वहाँ पे ना टीचर की सुनी जाती है, ना बच्चों की सुनी जाती है और पैसा एक बार गया, तो गया। इंस्टॉलमेंट गई, तो गई। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ आप यहाँ से सीखिए और अगर सीखने में आपको कुछ लगे कि हाँ भाई कुछ दम है, तो इस मोटे को मोटा बनाए रखने के लिए आप साथ देंगे ही। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आते रहिएगा और बची हुई वीडियोज़ जो मेरी आ रही हैं उनके लिंक यहाँ पे आपको दिख जाएँगे। प्लीज़ इन लिंक्स को क्लिक करिएगा और पुरानी वीडियोज़ जाके ज़रूर देखिएगा। बिना पुरानी वीडियोज़ देखे लेक्चर सीरीज़ देखना बेकार रहेगा। आते रहिएगा, आते रहिएगा।